हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस और इसी के साथ साथ थकान होने लगी है, उनकी नसें कमज़ोर होने लगी हैं और इन सभी कंडीशंस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट और डर से भी होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। ये सारे ही सिम्टम जो मैंने आपको बताए, एक पेशेंट शुरुआती दौर में ये सारे ही सिम्टम्स फील करता है और इसके प्रेवलेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडिया में 25 से लेकर 30% तक मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाया जाता है और ये आंकड़ा दोस्तों यूएस में 50% से भी ऊपर जा चुका है। जी हाँ, डाइट का इस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके और क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कंडीशन है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसी के साथ साथ इसके मैनेजमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। बॉडी में ब्लड को दूर दूर तक आर्टरीज तक पहुंचाने का काम ये ब्लड प्रेशर ही करता है, जो दिल का एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है। इसके थ्रू बॉडी में कहीं भी आपको ब्लड पहुंचाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी ही धमनियों तक आराम से पहुंच जाता है। जी हाँ, लेकिन अगर ये अपनी ज़रूरत से कम हो जाए तो हम इसको लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन कहते हैं और ये अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर में हो जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। बॉडी की हर वेसल का फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ है कि ये एक स्पेसिफिक प्रेशर को ही स्पेसिफिकली झेल सकती है। किन्हीं कारणों से अगर आपका बीपी कभी बढ़ जाए तो इसकी वजह से आपके ऑर्गन्स पे और आपकी वेसल्स पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ कंडीशंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें उससे पहले जान लेना होगा कि ये नॉर्मल बीपी और हाइपरटेंसिव बीपी होता कितना है। एक हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg काउंट होता है। ये 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक बीपी कहलाता है। तो हाइपरटेंसिव बीपी के लिए ये 130/90 से ऊपर जाने वाले बीपी को हम हाइपरटेंशन में घोषित कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अगर ये 190/100 पहुंच जाए तो ये सीवियरली हाइपरटेंसिव कंडीशन भी कहलाती है। आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर इतना बीपी आपका शूट हो गया है तो। इतने हाई बीपी की वजह से आपको मेडिकली बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपको इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा दिन या बहुत ज़्यादा देर के लिए बीपी बढ़ा रहे तो आपको हार्ट अटैक की कंडीशन हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है और इसी के साथ साथ वेसल्स वीक भी हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स के साथ और जानते हैं कि उसके मैनेजमेंट में क्या करना होगा। तो पहले सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स की कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ चक्कर, कमजोरी और नंबनेस भी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। पेशेंट में नींद की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये नींद इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि उसको स्ट्रेस भी इसकी वजह से होने लगता है। इस कंडीशन में उनको इस एंगर इश्यूज भी हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस का इफेक्ट कम होने लगता है, साथ साथ यूरिन की जो कंडीशंस हैं वो फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, आपको बार बार पेशाब आने लगता है। इसके कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो कई बार मैंने बीपी के पेशेंट्स में देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा लीवर डिसऑर्डर की वजह से, एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से या फिर उनको कई बार किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। किडनी फेलियर के केसेस में, फैटी लीवर के केसेस में, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ उनको किसी मेडिसिन की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उनका बीपी कई बार शूट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पोटेशियम चेंजेस बिगड़ जाने की वजह से भी उनको हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। और इन्हीं सब कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा भयावह होती हैं। यहाँ पे नसों के ऊपर असर पड़ सकता है। वेरिकोज वेन इस तरह के पेशेंट में बहुत कॉमन हो जाता है। कार्डियक एन्यूरिज्म की एक कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट होने की वजह से प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाती और एरिथमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इस एरिथमिया की वजह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिव सिम्टम्स ऐड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए आपको अपने हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करना होगा। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जरूर करने होंगे। आपको बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना होगा। जी हाँ, यहाँ सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हमारा मतलब है कि लॉन्ग सिटिंग्स जिनकी जॉब में रहती है। मैं ऑफिशियल जॉब वालों को देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बैठ के काम करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा इंटरनल इमोशनल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से इंटरनली कहीं ना कहीं वो अपने डिहाइड्रेटिव फैक्टर्स को मेंटेन होने की जगह दे रहे हैं बॉडी पे और इसी के साथ साथ खान पान बिगड़ जाने की वजह से उनका अब जितना भी वेस्कुलर डैमेज हुआ है ये सभी हाइपरटेंशन पे जाके ही रुकेगा। जी हाँ,
कई बार इस तरह की कंडीशन में लॉन्ग सिटिंग्स की वजह से इन्फेक्शन वगैरह भी होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए या फिर किडनीज पे असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, तो उन सब चीज़ों को बचाने की भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ साथ उनको वॉक ज़रूर करना चाहिए। लॉन्ग सिटिंग से बचने के लिए उनको बीच बीच में एक छोटा सा गैप जरूर लेना चाहिए अपने शरीर की सर्कुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए। इतना करना बहुत आवश्यक होगा और ऑफिस वाले भी ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। जी हाँ, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही होगा। तो इसी के साथ साथ आपको लिक्विड डाइट बढ़ानी होगी, पानी की मात्रा को इंक्रीज़ करना होगा ताकि आपकी बॉडी में रेगुलेटरी टॉक्सिन्स सारे के सारे रिलीज हो सके और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। आपको सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी कम करना होगा। जी हाँ, ये सॉल्ट इंटेक भी आपके बीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ एक कंडीशन होती है जो बीपी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म। जी हाँ, एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म में किडनी और हार्ट एक स्पेसिफिक रिलेशन में होते हैं। रेनिन जो है वो किडनी का हार्मोन है और जो एंजियोटेंसिन है वो हार्ट से रिलेटेड है। तो कई बार रेनिन हार्ट को पुश करता है कि ज़्यादा पीपी बढ़ाओ ताकि मैं ज़्यादा क्लींजिंग प्रोसेस एक्टिवेट कर सकूं। तो इस तरह का कोई भी डाइट आप नमक के अलावा किसी भी तरह का सॉल्ट इंटेक के अलावा बहुत ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको वो भी कम करना होगा। जी हाँ, किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो तंबाकू का इस्तेमाल भी कम करना होगा। इसी के साथ साथ आपको बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये सब चीज़ें भी कम करनी होंगी। इसी के अलावा मैं उन पेशेंट्स को भी ये हिदायत ज़रूर दूंगा कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक में विश्वास करते हैं। अल्कोहल का इंटेक अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिसको मैंने अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर बनाया था उसमें भी डिस्कस किया है कि उन लोगों को भी उनकी किडनी और लीवर के ऊपर कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। यहाँ मैं उन लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि वो भी अपना अल्कोहल इंटेक कम कर दें क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते उनकी भी वेसल्स वीक होने वाली हैं और उनको बीपी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको अवॉइड ज़रूर करें। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा क्योंकि कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से भी टैकीकार्डिया के सिम्टम्स कॉमन हो जाते हैं और इसी के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा एरिथमिया के सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं। तो बीपी बढ़ने के कारणों में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वॉक जरूर करें, योगा, मेडिटेशन का इस्तेमाल बहुत ईजी रहेगा आपके लिए इन सभी चीज़ों से बचने के लिए। डाइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको लाइफ स्टाइल में सैलेड्स का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। फाइबर रिच डाइट के साथ साथ लिक्विड इंटेक आपका जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपका किडनी और हार्ट एक्टिवेटेड रहेंगे और काम अच्छा करेंगे। आपको अपने लाइफ स्टाइल में स्पाइसेस का इस्तेमाल भी कम करना होगा। जी हाँ, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार आप लोग अगर जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऑयली इंटेक भी बढ़ जाता है बॉडी का, ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं बॉडी में। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी वेसल्स पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें कि और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल भी चालू करना होगा। यहाँ इन एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपको वेसल्स की क्लींजिंग में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपको एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल करना होगा। ये एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी में होने वाले सारे लीवर डिसऑर्डर्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनसे आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। मैं अपने पेशेंट्स को भी ये सब दवाइयाँ सजेस्ट करता हूँ और उनमें काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो पहली दवाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राउल्फिया सर्पेंटिना। जी हाँ, ये वो लाभकारी दवाई है जो हर तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, चाहे वो प्राइमरी कंडीशन में हो चाहे वो सेकेंडरी हो, और इसी के अलावा वो किडनी डिसऑर्डर से रिलेटेड बीपी भी अगर हो तो उनको भी सक्षम रूप से रिकवर करने में हेल्प करेगा। जी हाँ, यहाँ मैं देखता हूँ कि कई बार पेशेंट एब्रप्टली बीपी बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो जाते हैं, ट्रेमर्स उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी बढ़ जाती है। तो उन सब चीज़ों को रिकवर करने में राउल्फिया आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये राउल्फिया का मदर टिंचर आप दिन में 3 बार 20-20 बूंद आधा कप पानी में डाल के पिएं, आपको सेवन से लाभ मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो आपको बेलाडोना का इस्तेमाल करना होगा। बेलाडोना इंस्टेंट मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन की वजह से हेडेक या फिर बहुत ज़्यादा आइज़ में प्रॉब्लम और एंगॉर्जमेंट की सिम्टम्स को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर अगर बहुत लंबे समय के लिए बढ़ा रहता है तो इसकी वजह से आपको स्ट्रोक्स के सिम्टम्स भी आने को हो सकते हैं। और इसी के अलावा टैकीकार्डिया को रिकवर करने के लिए ये एकोनाइट काफ़ी ज़्यादा लाभकारी दवाई है।
तो इन्हीं सब दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपने इस कंडीशंस को रिकवर कर सकते हैं और बीपी से बच सकते हैं। यहाँ मैं टर्मिनेलिया अर्जुना का भी नाम अलग से जरूर लूंगा, क्योंकि ये वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है और आपको स्टेमिना भी देगी, उसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी अच्छा रखती है। तो टर्मिनेलिया अर्जुना आप रोजाना एक बार 20 बूंद आधा कप पानी में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं भी है तो। ये एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा सजेस्टिव होता है और काफ़ी अच्छा लाभ भी इससे देखा जा सकता है। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लग रहा है और किन टॉपिक्स पे आप आगे वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।